नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर आप उत्तर प्रदेश पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप संविधान के सिलेबस को उठाएंगे तो उसमें एक टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मैंने पहले भी बताया था कि मेरे अंदर जितना सामर्थ्य हो सकता है मैं आपके लिए जितना कर सकता हूं उसे करने का प्रयास करूंगा। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है, किसी के कोर्स के पीछे, किसी भी व्यक्ति के पीछे पंगु बन करके नहीं रहना है। मैंने हमेशा बताया है, आपको किसी टॉपिक में दिक्कत होती है तो आप YouTube सर्च करिए, आप उसे पढ़ लीजिए। अगर आपको वहाँ से अच्छे से समझ में नहीं आता है तो आप जो है किसी बेहतरीन बुक का इस्तेमाल करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद से पढ़ेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन होता क्या है मित्रों, जैसे आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व किताब में पढ़ेंगे तो आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं। मौलिक अधिकार मैंने पढ़ाया था, हालांकि बहुत निराशाजनक उसका उस वीडियो के जो व्यूज़ हैं बहुत ही निराशाजनक है। मुझे अच्छा नहीं लगा कि 5-6 हज़ार लोग हमसे जुड़ चुके हैं और उस पर जो है 100 लोगों का रिस्पांस नहीं आया, तो काफ़ी दुख होता है। लेकिन फिर भी ये मेरा पैशन है, मैं जो करता हूँ ये शौक़ के रूप में करता हूँ। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपसे कुछ लिया जाए, केवल एक यही उद्देश्य है कि हम जो है अगर मेरे अंदर कुछ सामर्थ्य है मैं उसे जो है आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। और इस शौक़ है मैं शिक्षक धर्म का नीति निर्देशक तत्व। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान के किस भाग में रखा गया है। तो संविधान में आप जानते हैं 22 भाग हैं, तो संविधान के चौथे भाग में इसकी बात की गई है। ठीक है, संविधान के भाग 3 में किसकी बात की गई है? मौलिक अधिकार की बात की गई है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात जो है भाग 4 में की गई है। ठीक है, इसे जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक इसकी चर्चा की गई है। और वही बात की जाए मौलिक अधिकार की तो संविधान में मौलिक अधिकार की बात जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच की गई है। और 36 से लेकर 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। बात की जाए संविधान के मौलिक अधिकार की तो वह जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की जाती है या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आता है, यह लिया कहाँ गया से? आयरलैंड से। किस अनुच्छेद में है? 36 से 51 के बीच। संविधान के कौन से भाग में है? तो संविधान के भाग 4 में है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बनते हैं। अब हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लाने का उद्देश्य क्या रहा है, संविधान में रखने का उद्देश्य क्या रहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान में रखने का उद्देश्य मात्र और मात्र यही है कि समाज की भलाई। ठीक है, समाज की भलाई है। लेकिन एक चीज इसमें और भी है कि यह जो है न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अर्थात अगर जैसे मैं बात करता हूं अनुच्छेद 39 में लिखा गया है समान कार्य समान वेतन। यह जो है अनुच्छेद 39 अगर मौलिक अधिकार में होता, मौलिक अधिकार क्या है? न्यायालय में प्रवर्तनीय है, अर्थात न्यायालय में हम इसे चुनौती दे सकते हैं मौलिक अधिकार को। अगर हमें कोई मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है तो मैं न्यायालय में जाऊंगा और इसका दरवाजा खटखटाऊंगा कि मौलिक अधिकार मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको नहीं मिल रहे तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यह जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन होता है। अगर केंद्र सरकार के पास सुविधा होगी तो आपको देगी, नहीं होगी तो नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि राष्ट्र भी चलाना है, राज्य सरकारों को राज्य भी चलाना है और राष्ट्र भी चलाना है। तो राष्ट्र की अभिवृद्धि के लिए आपके हितों को थोड़ा सा दबाया जा सकता है। ठीक है, यहां पर जो है समाज की भलाई की बात की गई है, ना कि किसी व्यक्ति के पर्सनल बात की गई है। मौलिक अधिकार में क्या है? मौलिक अधिकार में आपके व्यक्तिगत बात की गई है, लेकिन यहां पर पूरे समाज की भलाई की गई है। अगर एक लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होता है तो वह न्यायालय में जाकर नहीं कह सकते हैं। आपके नुकसान होने से पूरे समाज की भलाई हो रही है, यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व बताता है। समान कार्य समान वेतन की बात जो है अनुच्छेद 39 में किया गया है। आज हमारे जैसे हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा है, उसमें जो है एक सहायक अध्यापक होते हैं, एक शिक्षा मित्र होते हैं। शिक्षा मित्र हमेशा बोलते हैं कि हम भी जो है सहायक अध्यापक की तरह काम कर रहे हैं, हमें भी समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए। अगर यही समान कार्य समान वेतन मौलिक अधिकार में होता तो हम जाकर के
सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में डायरेक्ट याचिका दायर कर सकते थे कि हमारा यह मौलिक अधिकार है, मैं भी सहायक अध्यापक की तरह काम कर रहा हूं, मुझे भी उतना ही वेतन मिलना चाहिए, 40,000 सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं जा सकते हैं, क्योंकि समान कार्य समान वेतन की बात राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बात कही गई है। यहां पर क्या है, यहां पर आपकी व्यक्तिगत भलाई नहीं देखी जा रही है। अगर आप 10,000 पा रहे हैं, 10,000 में काम कर रहे हैं, सरकार के पास 40,000 देने का नहीं है, सरकार के पास उतना बजट नहीं है, तो आपको नहीं दे पाएगी 40,000। आपको काम करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। आपके पढ़ाने से समाज की भलाई हो रही है, आपका व्यक्तिगत लाभ नहीं देखा जा रहा है, समाज का लाभ देखा जा रहा है। इसी वजह से समान कार्य समान वेतन पर आप कभी भी जो है नहीं जा सकते हैं न्यायालय में। अगर यह मौलिक अधिकार होता तो आज इसमें आग लग गई होती। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं लोग, इसकी बात हमेशा करते हैं, समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि हम याचिका नहीं दायर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, सबसे पहले हम बताते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक हम अब बात कर लेते हैं कि आपको किस तरीके से याद करना है। उसके बाद बीच बीच में जो मैटर आएगा मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सिद्धांत क्या थे, क्या क्यों लाया गया। उद्देश्य तो मैंने बता दिया कि उद्देश्य यही थे, इसी वजह से लाया गया। सबसे पहले अनुच्छेद 36 से 51 तक किसकी बात की गई है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक आपको याद होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाए पंचायतों के गठन की बात कहां पर की गई है, तो अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात की गई है। इसे टू दी पॉइंट आपको याद रखना है। और एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, एक चीज, एक क्वेश्चन आता है, मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है। मौलिक अधिकार अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम न्यायालय में जाएंगे, याचिका दायर करेंगे, हम अपने मौलिक अधिकार को लेंगे, हमारा वो व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन अगर हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो हम न्यायालय में नहीं जाएंगे। यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि राज्य का नीति निर्देशक तत्व आपके व्यक्तिगत भलाई के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि राष्ट्र की अभिवृद्धि के लिए, समाज की भलाई के लिए लाया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिएगा, अनुच्छेद 36 में किसकी बात की गई है? अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा की बात की गई है। राज्य की परिभाषा की बात की गई है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सिंपल याद रखिएगा कि अनुच्छेद 36 में बताया गया है राज्य क्या होता है। ठीक है, वहां पर अब इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 36 में राज्य की परिभाषा क्या होता है, यहां से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, केवल इतना ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा। अगर बात की जाए अनुच्छेद 37 में, तो अनुच्छेद 37 में यही बताया गया है कि यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यह सामाजिक भलाई के लिए है, ना कि आपके व्यक्तिगत भलाई के लिए है। ठीक है, अनुच्छेद 36 और 37 को आपने याद किया। 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में न्यायालय में यह प्रवर्तनीय नहीं है। आगे बात करिएगा अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 में कहा गया है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अगर सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय आपके साथ किया जाएगा, ठीक है, आपके साथ किया जाएगा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। ठीक है, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 39 की बात की जाए तो यहां पर जो है संसाधनों के उचित वितरण की बात की, विवरण की, यहां पर विवरण लिख दिया गया है, वितरण है, संसाधनों के उचित वितरण की बात की गई है अनुच्छेद 39 में। और यहीं पर समान कार्य समान वेतन की बात की गई है। अगर सरकार के पास बजट होगा तो, अगर सरकार के पास बजट होगा तो संसाधनों का उचित वितरण भी करेगी। ऐसा नहीं है कि वह संसाधन, एक ट्रैक्टर, हर एक किसान को एक एक ट्रैक्टर अब वो फ्री देने लगे, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। संसाधनों का उचित वितरण है। कुछ लोग कहेंगे अगर एक किसान के पास ट्रैक्टर है तो हमारे पास भी ट्रैक्टर होना चाहिए। ये आपका व्यक्तिगत मामला है कि आपके पास ट्रैक्टर नहीं है, दूसरे के पास ट्रैक्टर है, ये व्यक्तिगत है। लेकिन संसाधनों के उचित वितरण की बात की गई है। अगर सरकार कोई काम करती है समाज के लिए तो वह समाज को एक नजरिए से देखेगी, ना ही किसी धर्म के नाम पर देखेगी, ना ही किसी जाति के नाम पर देखेगी, ना ही किसी कास्ट के नाम से देखेगी। ठीक है, तो वह संसाधनों का उचित वितरण करेगी। कोई सरकारी काम होता है तो राज्य उसका वितरण समान प्रकार से करेगी, ना ही किसी को ज़्यादा दिया जाएगा। अगर 2 किलो गेहूं आप पाते हैं तो 2 किलो गेहूं सरकार की तरफ से हमें भी मिलेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 39 में संसाधनों का उचित वितरण एवं समान कार्य समान वेतन की बात कही गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 39 का एक जोड़ दिया गया है, इसमें एक अनुच्छेद बाद में जोड़ा गया है। या कब जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 39 का जोड़ा गया है। 39 का 42वें संविधान संशोधन 1976 के जब हुआ था तो उस समय कौन प्रधानमंत्री था भारत देश में? उस समय भारत देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। और उस समय जो है भारत में आपातकाल लगा हुआ था, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था भारत में। चलिएगा, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मिनी संविधान। ठीक है,
42वें संविधान संशोधन 1976 में बहुत सारी चीज़ें बदली गई थी। यहाँ तक कि लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था। तब जा करके मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर मोटी मोटा आप जान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी ने न्यायालय को 12 बजे रात को खुलवाया था। ठीक है, उनकी सदन जो है लगातार चलती रहती थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। अगर स्थितियां सामान्य न होती तो 6 से 8 कर दिया जाता। पूरी तरीके से लोकतंत्र तानाशाही रवैये पर जा रहा था। लेकिन जब बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत फिर जो है 5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल किया गया, जब मोरारजी देसाई की सरकार जनता दल की सरकार बनती है। ठीक है, इसकी ये बातें राजनीतिक है, लेकिन आपको जानना चाहिए। चलिएगा, 39 का में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया समान अवसर के आधार पर न्याय होगा। ठीक है, यही समान अवसर के आधार पर न्याय, इसका मतलब क्या है, इसी में जो है आरक्षण की बात की गई है। समान अवसर के आधार पर न्याय होगा, आरक्षण यही है। इसको हम डीपली नहीं बताएंगे, लेकिन यही आरक्षण है। अनुच्छेद 40 में क्या है, अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात की गई है। ठीक है, पंचायत जो इस समय ग्राम पंचायत है, इनके पंचायतों की गठन की बात कहां पर की गई है, अनुच्छेद 40 में की गई है। ठीक है, शुरुआत में क्या था, शुरुआत में केवल पंचायतों के गठन की बात की गई थी, लेकिन 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायतों का गठन अनिवार्य कर दिया गया। पहले यह राज्य के ऊपर निर्भर करता था कि कोई राज्य अपने यहाँ पंचायत का गठन कराएगी या नहीं कराएगी, ये उसके ऊपर था। लेकिन 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत यह अनिवार्य कर दिया गया कि पंचायतों का गठन होना ही चाहिए। समझ में आया ना। कई चीज़ें बाद में परिवर्तनीय हुई, बाद में जो है बदली गई, कुछ चीज़ें इसमें जो गड़बड़ थी उसे जो है आज भी बदलने का प्रयास हो रहा है। अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात की गई है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत यह अनिवार्य कर दिया गया। पहले यह अनिवार्य नहीं था, राज्य के ऊपर निर्भर करता था कि वह अपने यहाँ पंचायत का गठन करवाएगी या नहीं करवाएगी। चलिएगा, अगले क्वेश्चन, अगले अनुच्छेद पर चलते हैं। अनुच्छेद 41 अनुच्छेद 41 में है कुछ दशा में काम, कुछ दशा में काम पाने का अधिकार है। अगर आपके पास मतलब आप नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, नौकरी करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। आप जो सरकार का एक क्राइटेरिया होगा उस क्राइटेरिया को पूरा करिए और काम करिए, नौकरी करिए सरकार के अधीन। तो अनुच्छेद 41 कुछ दशा में काम करने का अधिकार। अब कोई व्यक्ति अगर काम करेगा तो अनुच्छेद 42 को इसी तरीके से कोरिलेट करके 41 में काम पाने का अधिकार, 42 में काम न्याय संगत होना चाहिए। न्याय संगत का मतलब क्या है, न्याय संगत का मतलब इस तरीके से समझिएगा, अगर हम 5वीं पास हैं तो हमें जो है चपरासी की नौकरी मिलेगी। अगर हम MA किए हैं, PhD किए हैं तो हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाएगा। लेकिन अभी ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। PhD किया हुआ लड़का जो है अगर नौकरी नहीं पा रहा है, बेरोजगारी के दर में बेरोजगारी का ठोकर खा रहा है, तो जो है चपरासी का काम करने के लिए मजबूर है। ठीक है, ये सरकार के ऊपर है, सरकार चाहेगी तो अच्छी व्यवस्था करके कर सकती है, लेकिन इसे हम न्यायालय में प्रवर्तन भी नहीं कर सकते हैं कि हमें नहीं काम मिल रहा, हम PhD होल्डर हैं, हमें रोजगार चाहिए। आप इस पर न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सरकार के ऊपर, उसके पास बजट रहेगा तो करेगी। तो कुछ दशा में कोई अगर काम करता है तो जो है काम न्याय संगत भी होना चाहिए और मानवोचित दशा भी होनी चाहिए, अर्थात वहाँ पर काम करने लायक वातावरण होना चाहिए। ठीक है, तो काम करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, काम न्याय संगत होना चाहिए 42 में, और वो मानवोचित दशा होनी चाहिए। अगर वह काम करेगा तो उसे जो है निर्वाचन मजदूरी मिलनी चाहिए, अर्थात क्या है, अर्थात वो अगर चपरासी का काम करता है तो उसे उस लायक वेतन मिलना चाहिए। अगर वो उच्च लेवल का अधिकारी है तो उसे उस लायक वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, उसे उस लायक वेतन मिलना चाहिए, अर्थात उसे निर्वाचन मजदूरी मिलनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, जायज़ सी बात है कि अगर 10 जगह है, 10 वैकेंट सीट है सरकार के अधीन, तो 10 ही आदमी रखा जाएगा ना, और समाज में 50 आदमी है तो 50 को तो नौकरी लगेगी नहीं, लगेगी 10 की नौकरी। अगर 10 की नौकरी लग रही है, 40 लोग बेरोजगार हैं, तो उन 40 को बेरोजगार इधर उधर टहलना नहीं है, उन्हें भी जो है कुटीर उद्योग करना है, अर्थात घर पर कोई उद्योग करें, उसे कुटीर उद्योग को सरकार को कहा गया है कि आप जो है कुटीर उद्योगों का बढ़ावा करिए। इसकी बात भी जो है अनुच्छेद 43 में की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 40 पंचायत का गठन,
ये इसे अलग याद करिएगा। अनुच्छेद 41 कुछ दशा में काम पाने का अधिकार, सरकार काम देगी। उसके बाद जब आपको सरकार काम देगी तो काम जो है न्याय संगत होना चाहिए, ठीक है, और वहाँ काम करने लायक होना चाहिए जहाँ पर आप काम करने जाते हैं। और अनुच्छेद 43 में अगर आप जिस लायक काम कर रहे हैं उस लायक आपको मजदूरी मिलनी चाहिए। अगर आपको उस लायक काम नहीं मिल पा रहा है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, सरकार का दायित्व है कि कुटीर उद्योगों का बढ़ावा दे। समझ में आया? अब बात करते हैं अनुच्छेद 44 की। अनुच्छेद 41, 42, 43 आप इस तरीके से याद रखिएगा। अनुच्छेद 44 की बात करते हैं समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता की बात की गई है। अब इसका मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब होता है जैसे कि कई मामलों में क्या होता है, कई मामलों में धर्म आड़े आ जाता है। जैसे तलाक का यही मैटर था, तलाक का मैटर था। मुसलमान इस्लाम धर्म में होता क्या था? इस्लाम धर्म में होता था हम अपनी बेगम से जो है 3 बार फ़ोन पे ही बोल देते थे तलाक तलाक तलाक, तो उनका जो है तलाक हो जाता था, ठीक है। तो इस तरीके की जो बुराइयां हैं, जो गड़बड़ी जो है हमारे समाज में किस धर्म के नाम पर फैल रही हैं या हमारे समाज के लिए घातक हैं, तो उसी के लिए कहा गया है समान नागरिक संहिता। इसमें जो है धर्म आड़े नहीं आना चाहिए और उसे जो है दूर करने का प्रयास हर एक सरकार करती रहती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 44 में इसकी बात की गई है। 4 4 लिखा गया है। 4 का मतलब 4 मतलब बराबर करने का, ठीक है, बराबर करने की बात की गई है। समान नागरिक संहिता की बात की गई है, ठीक है। धर्म आड़े नहीं आना चाहिए, सबको समान रूप से समान न्याय मिलना चाहिए। समझ में आया ना? चलिए अनुच्छेद 45 की हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 45 में जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने कोरिलेट किया है। 46वें संविधान संशोधन के 2002 के तहत मैंने मौलिक अधिकार पढ़ाया था, तो उसमें बताया था अनुच्छेद 21 के ए, अनुच्छेद 21 के का में जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत उसमें जोड़ा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अब अनुच्छेद 45 में सबसे पहले 2002 के पहले यह अनुच्छेद 45 में रखा गया था, लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे उठा करके अनुच्छेद 21 के ए में स्थान दे दिया गया और इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। जो चीज़ें लगेंगी कि यह मौलिक अधिकार लायक है, व्यक्तिगत लायक है, तो उसे उठा करके मौलिक अधिकार में समय समय पर रखा भी गया है। अब इस वैकेंट रह गया है, सीट खाली रह गया अनुच्छेद 45, तो यहाँ पर जो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोषण देने का बात किया गया है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उचित पोषण दिया जाएगा। उन्हें जो है उनका बीमारी का इलाज कराया जाएगा, उनका कोई इलाज होता है तो उन्हें इलाज कराया जाएगा। कोई भी समस्या होती है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लगातार जो है उनके पोषण की बात ध्यान में रखा जाएगा। 6 वर्ष से कम का बच्चा पढ़ाई लिखाई क्या करेगा, ठीक है, उससे ऊपर का ही बच्चा पढ़ाई लिखाई करेगा। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है ज़्यादातर मतलब कि उसे जो है सुधारने का प्रयास होता है, बच्चा अच्छे से तंदुरुस्त हो और बड़ा हो, यही बात 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे में होती है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी तो मौलिक अधिकार बन गया। कोई 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच का बच्चा है, विद्यालय में जाएगा, कहेगा मेरा मौलिक अधिकार है, मुझे फ्री में पढ़वाइए। सरकारी विद्यालय में जाएगा, पढ़ेगा, मुझे फ्री में पढ़ना है, मैं फ्री में पढ़ूंगा, और हाँ उसका मौलिक अधिकार है, फ्री में पढ़ेगा। लेकिन 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जब नागरिक DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जब यह कहा गया है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उचित पोषण दिया जाएगा। अब यह नहीं है, अगर आपके पास 6 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, उसे जो है उचित पोषण नहीं मिल रहा है, तो आप न्यायालय में जाकर के यह नहीं कह सकते कि हमारा 6 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, सरकार उसका पोषण नहीं कर पा रही है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। सरकार के पास बजट होगा तो वह आपके बच्चे का पोषण करेगी, और अगर बजट नहीं होगा तो आपके बच्चे का पोषण नहीं करेगी, ठीक है। सरकार के बजट के ऊपर है, क्योंकि यह आपका मौलिक अधिकार नहीं है। आपके एक बच्चे के लिए पूरे समाज को खत्म कर दिया जाए, पूरे राष्ट्र को खत्म कर दिया जाए। आपका यह व्यक्तिगत मामला है, आप अपने बच्चे को पोषण दे पाते हैं या नहीं दे पाते, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। इसी वजह से ये चीज़ें जो है ना, इसी वजह से न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में इसे याचिका दायर नहीं किया जा सकता, इसके खिलाफ न्यायालय नहीं जाया जा सकता, यह सरकार के ऊपर निर्भर करता है। चलिएगा आगे हम अनुच्छेद 46 की बात करते हैं। अनुच्छेद 46 की, अनुच्छेद 46 में जो है अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के हितों में वृद्धि की गई है। अर्थात अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को जो है शिक्षा अधिक दिया जाए, वो आगे बढ़ें, उन्हें अवसर प्रदान किया जाए। उन्हें जो है अगर पैसे की कमी है तो थोड़ा जो है प्रोत्साहन राशि दिया जाए और अच्छा काम करें, ठीक है। तो अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के हितों में वृद्धि अनुच्छेद 46 में इसकी बात की गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 47 की। तो अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर बढ़ाने की, जीवन स्तर को ऊंचा करने की बात की गई है, अर्थात जीवन को उठाने की बात की गई है। कोई व्यक्ति है वो दारू पी रहा है, तो उसके दारू को जो है बंद कराने का, वो दारू न पिए, वो अच्छा काम करे, इसकी बात की गई है।
मद्यपान निषेध की बात किस में की गई है? अनुच्छेद 47 में की गई है। 47 में सरकार को बताया गया है कि आप जो है पोषाहार स्तर को बढ़ाइए, जीवन स्तर को ऊंचा करिए। आपके यहाँ अगर मद्यपान हो रहा है, दारू बिक्री हो रही है तो उसको बंद करिए। लेकिन हाँ, यह जो है राज्य अपने बजट को ध्यान में रखकर करेगी। अगर दारू बिक्री से सरकार को लाभ हो रहा है तो वह दारू बिक्री क्यों बंद करेगी? उससे सरकार का बजट बढ़ रहा है। तो यह मद्यपान निषेध करना उसका कर्तव्य है, उसका कर्तव्य है। लेकिन यह आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते इसे कि हमारे राज्य में तो दारू बिक्री हो रही है। जिस राज्य के पास बजट हो जाता है तो वह राज्य जो है दारू बंद कर देती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 48 की। कोई व्यक्ति है वह दारू पीना बंद कर दिया। अब जब वो दारू पीना बंद कर दिया तो उसके पास जो है उसका दिमाग खुल जाएगा, वह काम करने लगेगा। तो वह क्या करेगा? अनुच्छेद 47 में दारू बंद करेगा, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन करने लगेगा। ठीक है, मतलब कि खेती करेगा और 2-4 ठी गाय भैंस रखेगा। जब वह 2-4 ठी गाय भैंस रखेगा, अनुच्छेद 48 का में पहुंच जाएगा। अनुच्छेद 48 का में 2-4 ठी गाय भैंस रखेगा। जब खेती करेगा उसे लगेगा चलिए 4 ठी आम का पेड़ लगा लेते हैं, 4 ठी महुए का पेड़ लगा लेते हैं, ठीक है, 4 ठी शीशम का पेड़ लगा लेते हैं। तो वह पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन करने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखिएगा। 47 में मद्यपान निषेध कोई व्यक्ति करेगा। 48 में जो है जब मद्यपान निषेध करेगा, कृषि एवं पशुपालन करने लगेगा। जब कृषि एवं पशुपालन कर लेगा तो उसे लगेगा कि भैया 4 ठी पेड़ों लगा लेते हैं, हमसे इससे भी कमाई होगी, फल मिलेगा। तो 48 का में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की बात की गई है। 48 का जो है उसी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत यहाँ जोड़ा गया था। ठीक है, चलिएगा अनुच्छेद 49 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 49 में जो है राष्ट्रीय महत्व के जो पुराने स्मारक हैं, स्थान हैं एवं वस्तुओं का संरक्षण, जैसे जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो पिस्तौल है उसे जो है सुरक्षित रखा गया है, क्योंकि वह राष्ट्रीय महत्व का है। आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाया जाता है। आप इलाहाबाद के आज़ाद पार्क में जाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो सरकार का ही दायित्व है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जैसे कि कोई राष्ट्रीय महत्व का स्मारक जैसे आगरे का ताजमहल हो गया, दिल्ली का लाल किला हो गया, ये चीज़ें राष्ट्रीय महत्व की हैं। तो इसे जो है बचा कर रखना है, इसका मतलब कि इसकी व्यवस्था करनी है। कहीं पर अगर कोई सिस्टम ख़राब हो रहा है तो उसे बनवाना है, नवीनीकरण करना है, लेकिन ये बचना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 49 में इसकी बात की गई है। अब 50 में आते हैं। 50 जो है अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। अर्थात इसमें कहा गया है कि कार्यपालिका का क्या काम होगा और न्यायपालिका का क्या काम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कार्यपालिका वाला न्याय भी देने लगे, तब तो पूर्णतः तानाशाही चलने लगेगी। तो कार्यपालिका का मतलब यही है कि वह कार्य करेगा। अर्थात किसी मुद्दे पर अगर बात फंस जाती है तो वह बात फंसने के बाद न्यायपालिका में ही जाएगा। कार्यपालिका का कार्य अलग है, न्यायपालिका का काम अलग है। ठीक है, 50-50% का बंटवारा कर दिया गया है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 51 की। तो अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि है। अब यहाँ पर क्या है, हमने जो है बहुत सारी बातें कर ली। बहुत सारी बातों का मतलब हमने जो है समान कार्य समान वेतन देख लिया, पंचायतों का गठन करवा लिया, देश हित में समाज हित में कार्य कर लिया। अब जब मैंने समाज हित में काम कर लिया तो अंतिम में हमें अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति भी करनी है। अर्थात हमें क्या करना है, भारत पाकिस्तान जैसे आपने देखा कि मौलिक अधिकार था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे। इसमें आपने कुछ चीज़ ध्यान दिया होगा कि मौलिक अधिकार बड़ा है या राज्य के नीति निर्देशक तत्व बड़ा है। इसमें कहा गया कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इसके पीछे भी कई बार जो है मुकदमा चला होगा, कई बार लोग न्यायालय गए होंगे। तो उसी न्यायालय के क्रम में 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद का मुकदमा चलता है, बहुत ही फेमस मुकदमा है। इसमें जो है क्या होता है, मौलिक अधिकार को सर्वश्रेष्ठ बता दिया जाता है। आप जब केरल राज्यवाद और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद पढ़ेंगे उसमें जो है मौलिक अधिकार को सर्वश्रेष्ठ बता दिया गया। लेकिन फिर जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या कर दिया गया, उसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहीं ना कहीं बड़ा बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है, इसी तरीके से आप याद रखिएगा 1973 के केशवानंद भारती केस में क्या हुआ, मौलिक अधिकार को ऊंचा करने का प्रयास किया गया। अब आपको डीपली नहीं पढ़ना है, इस ओवरऑल पढ़ते रहिएगा, कहीं पे आपसे पूछा जा सकता है। और
1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें क्या किया गया, उसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। लेकिन फाइनली मिनर्वा मिल्सवाद 1980, ध्यान रखिएगा, मिनर्वा मिल्सवाद 1980 में न्यायालय का एक फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का। उसमें कहा जाता है अभी तक जो है राजनीतिक स्तर पे बातें हो रही थी, कहीं पर मौलिक अधिकार को आगे किया गया, कहीं पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आगे किया गया और राजनीतिक स्तर पे बात हुई। लेकिन फाइनली 1980 में मिनर्वा मिल्सवाद पे फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। उसमें कहा गया न ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व बड़े हैं, न ही मौलिक अधिकार सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, समाज के हितों के ध्यान में रखते हुए दोनों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। अगर कहीं पर लगता है यह इस अनुच्छेद से या इस नियम से समाज की भलाई, समाज का मतलब कि समाज पीछे जा रहा है, समाज में दोष आ रहा है, समाज परेशान हो रहा है, किसी का व्यक्तिगत ज़्यादा हानि हो रही है, उससे जो है ओवरऑल ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उसे जो है हम कहीं ना कहीं बदलने का प्रयास करेंगे। ओवरऑल हमारे देश का संविधान क्या है? हमारे देश का संविधान यही है, सबके साथ समान बात की गई है, समान संविधान, संविधान, संविधान का मतलब यही होता है समान विधान। ठीक है, सबके लिए समान नियम बनाए जाएंगे। अगर कोई नियम किसी को तकलीफ होती है, समस्या होती है, तो उसे हम न्यायालय में जाएंगे और उसमें जो है थोड़ा सा परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। और अगर न्यायालय में जाने योग्य नहीं है तो हमारे जो नेता हैं, लोकसभा में बैठे हुए हैं, हमारे द्वारा चुनकर भेजे गए हैं, उनसे हम ये आशा रखेंगे कि वह जो है हमारे हित में काम करे। अगर वह हमारे हित में काम नहीं करते हैं तो हमें 5 साल के बाद सरकार बदलने का भी अधिकार है, क्योंकि मैं आम नागरिक हूं, हम सरकार को बदल देंगे अगले 5 साल में। ठीक है, तो अगर सरकार हमारे हित में काम करेगी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाज की भलाई की काम करेगी, तो पब्लिक उसे अगले 5 साल के लिए लाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है, पब्लिक उसे अगले 5 साल के लिए बाहर कर देगी। यही है लोकतंत्र। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, यूपीपीईटी के ध्यान में रख करके मैंने राज्य का नीति निर्देशक तत्व पढ़ाया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।